5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बिना बात किए नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही बरस लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वो चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वो ज्यादा देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था। वो कुछ जानता ही नहीं है ना बाबूजी? विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से बारिश होती है। क्यों बाबूजी? भोला झूठ कहता है ना, खाली बकबक किया रहता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी तनिक राय की परवाह न करके झट से धीमे स्वर में वो एक पेचीदा प्रश्न कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साली। और फिर बोला, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी थोड़ा काम करने दे। तब उसने मेरी मेज के पीछे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी जल्दी से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटाकन कहना शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के घोर अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोखे से नीचे कल कल करती हुई नदी में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। अचानक मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के दिल में कैसे भाव आए होंगे ये बताना नामुमकिन है। उसने जोरों से पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सिर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी डर के मारे भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ जाकर छिप गई। उसके छोटे से मन में ये अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और बहुत सारी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा बहुत ज्यादा मुसीबत से घिरी है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से बेकार का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर भय भरी दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किसमिस और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह से मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई थी। काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही थी और काबुली उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में अपनी राय अपनी मिली जुली जबान में कहता जाता था। मिनी को अपने 5 बरस के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसकी फ्रॉक का अग्रभाग बादाम और किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली से कहा, अरे इसे ये सब क्यों दे दिया? अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो इस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी पाई कहाँ से, बता? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे?
मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने नहीं मांगी थी, उसने अपने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की ये दूसरी ही भेंट थी। इस दौरान वो रोज आता जाता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के छोटे से दिल पर उसने बहुत सारा अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई दोस्ती में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है ये तो नहीं जाना जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और एक बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, ठीक है? हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में ज्यादा ज्ञानी नहीं बना सके थे। इसलिए रहमत का अनुरोध वो साफ तौर पर समझ नहीं पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके मिजाज के खिलाफ था। उल्टे वो रहमत से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की बुरी हालत की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कोलकाता छोड़कर कभी बाहर नहीं गया था, इसलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने ही घर का चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन हमेशा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बीहड़ वन के बीच एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर से ऊबड़ खाबड़ लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग और उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट पर सवार हैं तो कुछ पैदल जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी संदूक थामे हुए हैं। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। रास्ते में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में ये दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए, पर उसके मन का ये वहम दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो वो मुझसे एक साथ कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? वगैरह वगैरह। मुझे मानना पड़ता कि ये बात नितांत असंभव हो सो नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में एक जैसी नहीं होती। इसलिए मिनी की माँ के मन में ये भय ही रह गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर साल रहमत माघ मास में लगभग अपने देश में लौट जाता है। इस समय वो अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार जरूर हो जाती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वो सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो शाम को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है।
लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी जाती है और दो अलग अलग उम्र के मित्रों में वही पुराना हंसी मजाक चलने लगता है तो मेरा दिल खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक की प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन से खूब जोरों से अपना असर दिखा रहा था। जिधर देखो उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी है। उसकी गर्मी मुझे अच्छी लग रही है। लगभग 8 बजे का वक्त होगा। सिर से मफलर लपेटे उषाचारण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इसी समय रास्ते में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चल रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर से बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इस पर दोनों के बीच बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा पल भर के लिए कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने खुशी खुशी कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई साल की कैद मिली। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीर के अंदर कैसे बरस पर बरस काट रहा होगा, ये बात हमारे मन में कभी नहीं उठी। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी साइज के साथ मित्रता जोड़ी, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके दोस्त बदलते गए। एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और क्या, अब वो अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही बरस बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसकी शादी हो जाएगी। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की ये नवल धूप सोने में सुहागी का काम दे रही है। कलकत्ता की सकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक नई तरह की खूबसूरती बिखेर दी है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पहले ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये मेरे हृदय की धड़कनों में रो रो कर बज रही है। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी की आज शादी है। सवेरे से ही घर पर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप सजाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ, ये लेकर जाओ। इस तरह की बातों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लगा रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी, ना पहले जैसे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मानो मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर अचानक मेरा मन सिकुड़ सा गया। मेरी ये इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन वो इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज घर में कुछ जरूरी काम है, मैं उसमें बिजी हूँ, आज तुम जाओ, बाद में आना। मेरी बात सुनकर वो उसी क्षण जाने को तैयार हो गया।
पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही भरोसा था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा होगा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाले पुकारती हुई दौड़ती चली आएगी। फिर दोनों पहले की तरह हंसी मजाक करने लगेंगे। यहाँ तक कि पहले की मित्रता को याद करके वो एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली उसके पास आज नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मिनी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वो उदास हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से निकल गया। मेरे दिल में जाने कैसे एक टीस सी उठी। मैं सोच रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वो खुद ही चला आ रहा था। वो पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने अपने हाथों से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। तनिक रुक कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी एक बच्ची है मेरे देश में। मैंने उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया। हमेशा ही यही करता रहा। मैं ये सौदा बेचने के लिए यहाँ थोड़ी आता हूँ। कहते हुए उसने ढीली ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहें खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैलचित्र नहीं, हाथ में थोड़ी बहुत कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसका निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वो कालिख चित्र मानो उस बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल पर अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं, और फिर मैं इस बात को बिल्कुल भूल ही गया कि वो एक मामूली काबुली मेवा वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है मैं भी वही हूँ। वो भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर घर के अंदर आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी लज्जा के मारे सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इस अवस्था में देखकर रहमत काबुल तो पहले सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, इसलिए उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आ गई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी, और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वो उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी, और रहमत कोलकाता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा।